दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आर्थिक मंदी के समय नौकरी कैसे बचाए या कोरोना काल में नौकरी कैसे बचाए। दोस्तों, कोरोना काल जो चल रहा है इसे हम कॉमर्स की भाषा में आर्थिक मंदी का समय भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि कंपनियों की कमाई का अनुमान लगातार कम हो रहा है और वे उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है तो इसे आर्थिक मंदी के रूप में ही देखा जाता है। और इस आर्थिक मंदी की वजह से व्यावसायिक अस्तित्व खतरे में है, तो जाहिर सी बात है कि व्यवसाय से जुड़ी हुई नौकरियों पर भी गाज गिरना तय है। और ऐसी स्थिति में कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी करना प्रारंभ कर देती है। इस कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से भी दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई हुई है और इसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। किसी भी व्यक्ति के नौकरी छूटने का सबसे बड़ा दर्द वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। एक तरफ घर गृहस्थी के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस, मकान व गाड़ी की किस्त इत्यादि कर्मचारी की मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आर्थिक मंदी के इस दौर में बहुत सारी कंपनियां अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, तो ऐसे समय में नई नौकरी मिल पाना भी बेहद मुश्किल है। आज हम जानते हैं कि इस आर्थिक मंदी के दौरान अपनी नौकरी कैसे बचाए और इससे कैसे निपटे। दोस्तों, आर्थिक मंदी कब किस सेक्टर में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको इससे बचने के लिए कम से कम 6 महीने के घर खर्च के बराबर राशि बचत करके अवश्य रखनी चाहिए। इसके लिए आप अपने घर के आवश्यक खर्चे जैसे राशन पानी, बच्चों की स्कूल फीस, घर की किस्त, मकान का किराया या आपके जो भी मंथली खर्चे हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाए और कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा आप अपने बैंक बैलेंस में फिक्स डिपॉजिट के रूप में या अन्य जो भी सुरक्षित निवेश आप समझते हैं उसमें रखें, ताकि अगर कभी किसी की नौकरी चली भी जाए तो कम से कम 6 महीने तक आपको इस आपात कोष की व्यवस्था होने की वजह से नई नौकरी ढूंढने में इतना ज़्यादा दबाव नहीं होगा। आप अपनी घरेलू परेशानियों का सामना निश्चित तौर से कर सकेंगे और नई नौकरी की तलाश कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आप थोड़ा जागरूक रहेंगे और टीवी व समाचार पत्रों में अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरों से जुड़े रहेंगे तो आपको किस सेक्टर में मंदी चल रही है इसकी जानकारी समय रहते ही मिल जाएगी। इससे आपको आर्थिक मंदी से निपटने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तब भी आप नौकरी छोड़ने का विचार न करें। हो सकता है कि आपको वेतन सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस मंदी के दौर में लोग आपको मिल रहे वेतन से कम वेतन मिलने पर भी काम करने के लिए तैयार बैठे मिलेंगे। अगर आपने अपने नियोक्ता से हाल ही में वेतन बढ़ाने का जिक्र किया है तो उन्हें इस वक्त दोबारा याद दिलाने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि कर्मचारियों की छंटनी की लिस्ट निकली तो सबसे पहले उसमें आपका इनाम होने के चांस रहेंगे। और इस मंदी के दौर में कंपनियां वैसे ही अपने अस्तित्व से जूझ रही है, तो वे खर्चों में कटौती करने के नाम पर कर्मचारियों की छंटनी करती है। और छंटनी करते समय सबसे पहले वे इस बात का ध्यान रखती है कि कौन कौन से कर्मचारी उस पर आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मंदी के दौर में आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, अपनी नौकरी से संबंधित नई नई बातें सीखने की कोशिश करें, अपनी स्किल को डेवलप करें। आपके बॉस को ये एहसास होना चाहिए कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप रोज़ाना जो काम कर रहे हैं उसके अलावा अन्य कार्य भी सीखने की कोशिश करें। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि मंदी के इस दौर में जब बाकी लोगों की नौकरियां जा रही है तो उनका कार्य भी आपको ही करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज़िंदगी शौक़ के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से जीने की आदत डालें। अगर आपको पहले ब्रांडेड कपड़े पहनने, होटलों में जाने, मॉल और मल्टीप्लेक्स में जाने और महंगे फर्नीचर खरीदने का अगर शौक़ रहा है तो आपको अभी इन खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। अपने व्यवहार में सुधार लाइए। अगर आपकी बॉस की आलोचना करने की आदत है तो आप इसे तुरंत बदलिए।
अगर कहीं पर भी अगर बॉस को पता चला कि आप उसकी अनावश्यक आलोचना इधर उधर अपने दोस्तों के बीच या सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, तो जब छंटनी की लिस्ट बनेगी तो ऐसे कर्मचारियों का नाम सबसे ऊपर ही रखा जाता है। और इस वक्त ऐसे लोग भी सक्रिय होते हैं जो आपकी बॉस की जो आप आलोचनाएं करते हैं उसकी सीधे खबर बॉस तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। अगर आपकी नए कामों को लेकर टालमटोल करने या काम को देर से करने की आदत है तो इसे आप तुरंत बदलिए। मंदी के दौर में कोई भी संस्था इस तरह के कर्मचारियों को सहन नहीं कर सकती है तथा ऐसे कर्मचारियों को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाती है। अगर मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई है और आप आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी अपने माता पिता, रिश्तेदारों व मित्रों में से जिससे भी आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं उन्हें अवश्य बताएं। मुसीबत के समय सहायता मांगना कोई बुरी बात नहीं है। जो रुपये आप उधार ले रहे हैं, नौकरी लगने के बाद उन्हें किस्तों में चुका दीजिए। याद रखिए कि आर्थिक तंगी का ये दौर भी एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त जान है तो जहान है समझकर उधार मांगने से न झिझके। जब नौकरी के दौरान आप बॉस की डांट फटकार सुन सकते हैं तो मुसीबत के समय अपनों से मदद मांगने में क्या बुराई है। दोस्तों, भले ही आप बचत नहीं करते हो, लेकिन आपके माता पिता और दादा दादी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी सीमित कमाई के बावजूद बचत कर कुछ प्रॉपर्टी जोड़ी होती है, गांव में कुछ ज़मीन भी होती है। तो याद रखिए, यदि कोई भी प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, अगर वो संपत्ति आपके नाम से है तो मुसीबत के वक्त उसे बेचने में कोई बुराई नहीं है। धैर्य और धीरज बनाए रखें। आप देखिएगा कि आपकी कंपनी के गेट पर जो सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं या ऑफिस में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से ज़्यादातर का वेतन 10 से 15 हज़ार के बीच ही रहता है। देश में आज भी ज़्यादातर लोग 15 हज़ार रुपये महीने से कम ही कमाते हैं। कभी सुना है किसी कम वेतन वाले को आर्थिक कारणों से आत्महत्या करते हुए? खुदकुशी के रास्ते अमूमन ज़्यादा वेतन वाले और व्यापारी ही चुनते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा आता है उसकी ज़िंदगी की जंग लड़ने की ताकत उसी अनुपात में कम होती जाती है। अतः आप पैसा कमाइए, लेकिन जीवटता को भी जिंदा रखिए और इमरजेंसी में यही काम आएगी आपके। हालात का सामना करना सीखिए आप। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फैशन है, लेकिन सरकारी स्कूल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। याद रखिए, हम में से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़कर ही आईएएस व आईपीएस अफसर बने हैं। इसलिए अगर नौकरी ना रहे तो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को अपनी बेइज्जती मत समझिए। हो सकता है शुरू में बच्चों को अजीब लगे, लेकिन बाद में वो भी हालात को समझ जाएंगे। अगर आपको पिछली नौकरी में 75,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये तक भी वेतन मिलता था, तो ज़रूरी नहीं कि नई नौकरी में आपको उतना वेतन मिले। मंदी के इस दौर में बाज़ार में नौकरी का घोर संकट है और इस गलतफहमी मत रहिए कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंट बहुत हद तक मालिक और बॉस के भरोसे पर रहता है। आपके मालिक या बॉस ने मान लिया कि आप टैलेंटेड है तो फिर है, और एक बार नौकरी से निकाले जाने के बाद सड़क पर आ गए तो टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बाज़ार में इस वक्त खाली हाथ घूम रहे हैं। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है और आप नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो याद रखें कि आपको अपनी पूर्व कंपनी या बॉस की आलोचना नहीं करनी है। अगर आपने ज़्यादा आलोचना की तो इंटरव्यू लेने वाले को ये लग सकता है कि थोड़े दिनों बाद आप उनकी भी आलोचना करते नजर आएंगे, इसलिए वे आपको मौका देने से झिझक सकते हैं। और कई दफ़ा कंपनियां आपके द्वारा की जा रही आलोचनाओं की जानकारी आपके पूर्व बॉस से भी ले सकती है, क्योंकि आपके बॉस या मैनेजर बिजनेस मीटिंग्स को लेकर के आपस में कहीं न कहीं मिलते ही रहते हैं।
दोस्तों, जीवन में सफलता का जितना महत्व है उतना ही असफलता का भी महत्व होना चाहिए। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को और परिवार को ये बताना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य में, खेल में, परीक्षा में, व्यवसाय में, कृषि में व नौकरी में असफलता भी मिल सकती है। असफलता का स्वाद हमें हमारे बच्चों को बचपन में सिखा देना चाहिए। अगर आप बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उस गेम में हमेशा उसको जिताए नहीं, उसे हराए और उसे हार का सामना करना भी सिखाए। उसे बताए कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी एक ऊपर रहता है, कभी दूसरा ऊपर रहता है, अर्थात समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर वो हमेशा जीतेगा या आप उसे जिताएंगे तो उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि जीवन में असफलता भी मिलती है, और भगवान ना करे बड़ा होने पर उसे कोई असफलता मिलती है तो वो उसका सामना ही ना कर पाए और वह हिम्मत हार जाए। तो अंत में दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंदी का दौर है ये भी एक दिन चला जाएगा। ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि अंधेरों ने कभी उजाला होने ही नहीं दिया हो। तो इस वक्त आप धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।